बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल इंजरी। ओके, तो आज से हम इस वाइट बोर्ड के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इसी के ऊपर कंटिन्यू रहे। इसमें यह मसला होता है कि इसमें आपको एक शेडो आपको नज़र आता है। जैसे मेरे को लिखने के लिए आओगे तो इतना बड़ा शेडो आ जाएगा, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से या कंपनसेट कर लेना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल इंजरी, सेल डेथ और अडाप्टेशन। तो इस चैप्टर के 3 पार्ट है। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि आपने क्या पढ़ना है, सेल इंजरी पढ़नी है। दूसरे पार्ट में आपने सेल डेथ पढ़नी है और तीसरे पार्ट के अंदर आपने अडाप्टेशन पढ़नी है। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, सेल इंजरी, सेल डेथ और सेल अडाप्टेशन। ठीक हो गया। ओके। और सेल अडाप्टेशन का पर्पस क्या है, जो सेल की जो अडाप्टेशन होती है ये इन दोनों के दरमियान में खड़ी हुई है कि अगर सेल की इंजरी होती है तो सेल को डेथ की तरफ ना लेके जाते हुए सेल अडाप्ट कर जाता है। ठीक हो गया। कोई ना कोई स्ट्रेस आता है तो पहले या तो वो सेल को इंजर्ट करेगा, फिर वो सेल अपने आप को अडाप्ट कर लेगा एनवायरनमेंट के हवाले से, स्ट्रेस के हवाले से, तो वो बचा लेगा उसको डेथ से। लेकिन अगर वो इंजरी अगर ज़्यादा सीवियर थी, ठीक है, या स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव था, परसिस्टेंट था, तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर सेल बच नहीं सकेगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैथोलॉजी होती है क्या। तो पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हो, आप एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हो सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल के ऊपर। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। तो पहले हम यहाँ पर एरिया डिफाइन कर लेते हैं जहाँ तक हमने लिखना है बोर्ड का, तकरीबन यहाँ तक है। सही, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैथोलॉजी होती क्या। तो पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी एक स्टडी है जिनके आखिर में LOGOY आ जाएगा। इसका मतलब वो क्या स्टडी होती है। और पैथोलॉजी के अंदर आप क्या देखते हो, चेंजेस को देखते हो। कौन से चेंजेस होते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस जिसको आप कहते हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है, बायोकेमिकल चेंजेस जिस तरह आपने पढ़ा है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर हमारी बेसिक साइंसेज होती है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी। तो स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल और फंक्शनल चेंजेस को देखना किसके अंदर, सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल के ऊपर। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक हो गया। असल में पैथोलॉजी है क्या, पैथोलॉजी ब्रिज के तौर पे काम आती है। किसके दरमियान ब्रिज होती है, ये ब्रिज है, ये हमारी बेसिक साइंसेज है। ठीक है, ये बेसिक साइंसेज है। और बेसिक साइंसेज और क्लिनिकल मेडिसिन, इन दोनों को जोड़ने वाला काम कौन करता है, इन दोनों को जोड़ने वाला काम ये पैथोलॉजी करती होती है। ठीक हो गया। तो पैथोलॉजी असल में क्या है, पैथोलॉजी एक ब्रिज होती है किन के दरमियान, बेसिक साइंसेज के दरमियान और क्लिनिकल मेडिसिन के दरमियान। ठीक हो गया। यानी जो बेसिक साइंसेज आपको पता है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी होती है, तो स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल और फंक्शनल चेंजेस देखते हो। ठीक हो गया। और वो स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल या फंक्शनल चेंजेस जो किसी डिजीज को अंडरलाई करते हैं, जो किसी डिजीज की वजह से या डिजीज को इंडिकेट करते हैं, तो उनको बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक हो गया। तो पैथोलॉजी की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी। तो पैथोलॉजी के 2 डिसिप्लिन होते हैं, जनरल पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी। सॉरी फॉर रैपिड रिवीजन, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है तो हम जल्दी जल्दी उसको बोलूँगा। तो पैथोलॉजी की कितनी डिवीजन होती है, पैथोलॉजी की जो स्टडी होती है इसको 2 में डिवाइड करते हैं। एक होती है जनरल पैथोलॉजी, एक होती है सिस्टेमिक या स्पेशल पैथोलॉजी। ठीक हो गया। अब जो जनरल पैथोलॉजी होती है, जनरल पैथोलॉजी क्या होती है, इसमें आप सेलुलर और टिश्यू लेवल तक जाते हो। लेकिन स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर, मैं इसको लिख लेता हूँ, स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर आप जाते हो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के लेवल के ऊपर। ठीक हो गया। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चरल और टिश्यू लेवल के ऊपर जो चेंजेस होती है उनको जनरल पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, और ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के ऊपर जो होती है उसको बोलते हो स्पेशल पैथोलॉजी वगैरह पढ़ते हो। ठीक हो गया। पार्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की। अब ये जो रिएक्शंस होती है, कौन से वाले रिएक्शंस होती है, कहने का मतलब जो जनरल पैथोलॉजी वाली होती है, ये रिएक्शन रिलेटिवली टिश्यू स्पेसिफिक नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये जनरल होते हैं। ठीक है। तो जनरल पैथोलॉजी क्या होगा, जनरल पैथोलॉजी ये जनरल रिस्पॉन्स होती है टिश्यूज का और सेल का, लेकिन ये क्या होता है, टिश्यू स्पेसिफिक होता है। ठीक है। स्पेसिफिसिटी स्पेशल पैथोलॉजी या सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर आ जाती है। ठीक है। टिश्यू स्पेसिफिसिटी या टिश्यू स्पेशलिटी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर इसकी एग्जांपल क्या होती है जनरल पैथोलॉजी की। तो जनरल पैथोलॉजी के अंदर एग्जांपल आती है, जिस तरह आप कह सकते हो कि जनरल पैथोलॉजी के अंदर हमने क्या पढ़ना है, सेल इंजरी पढ़ना है। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर सेल इंजरी हो गया। और आपने क्या पढ़ना है, और आपने इन्फ्लेमेशन पढ़नी है, जेनेटिक्स पढ़नी है, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, न्यूप्लेजिया। तो ये जो जनरल पैथोलॉजी वाले ये हैं, ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर आप कह सकते हो कि मायोकार्डियल इंफाक्शन है, स्ट्रोक है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हार्ट का स्पेसिफिक। ठीक हो गया। तो ये हो गया स्पेशल पैथोलॉजी और ये हो गया जनरल पैथोलॉजी। तो ये हो गया पैथोलॉजी के कुछ डिसिप्लिन वगैरह हो जाते हैं।
अब हम आगे की तरफ चलते हैं जल्दी-जल्दी। पैथोलॉजी के अंदर आपने क्या 4 चीज़ें पढ़नी होती है, तो पैथोलॉजी के अंदर आपने क्या पढ़ना होता है, पैथोलॉजी असल में क्या डिज़ीज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। तो पैथोलॉजी के अंदर कुछ जनरल डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ पैथोलॉजी या सिंपल पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंदर आपने 4 पैरामीटर्स को गौर से पढ़ना है आपने, ठीक है। जो पहला पैरामीटर है उसको बोलते हैं हम एटियोलॉजी। ओके, अब हमने थोड़ा-सा कैमरे को एडजस्ट कर लिया तो आपको सही तरह नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वीडियो किस तरह से बन रही है, तो उम्मीद है कि अच्छे से बन रही होगी। जल्दी-जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने जल्दी से सिलेबस को कवर करना है। तो पैथोलॉजी के 4 मेजर डिसिप्लिन कौन-कौन सी है? एटियोलॉजी होता है, पैथोजेनेसिस होता है, मॉर्फोलॉजी होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। किसी भी डिज़ीज़ का जो इनिशिएटिंग कॉज़ होता है उसको बोलते हैं एटियोलॉजी, जबकि किसी भी डिज़ीज़ का जो बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म होता है, जो उस डिज़ीज़ को कैरेक्टराइज़ करता होता है, मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल और सेलुलर इवेंट, यानी पहले सेलुलर लेवल होता है, फिर बायोकेमिकल लेवल, फिर उससे भी छोटा मॉलिक्यूलर लेवल। तो वो तीनों लेवल आपने पढ़नी है पैथोजेनेसिस में, ठीक हो गया? इन शॉर्ट पैथोजेनेसिस में आप क्या देखते हो? मैकेनिज्म देखते हो। मॉर्फोलॉजी के अंदर आप स्ट्रक्चरल अल्टरेशन देखते हो, जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आप क्या देखते हो? फंक्शनल अल्टरेशन देखते हो। इन शॉर्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएगी, मॉर्फोलॉजी के अंदर एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाएगी, पैथोजेनेसिस के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आ जाएगी। और इन तीनों की वजह क्या है? इन तीनों की वजह क्या होती है? एटियोलॉजी होती है, ठीक हो गया? और एटियोलॉजी को हम एक सेपरेट वीडियो से, बल्कि इसी वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कवर कर देंगे। बाकी मैंने कॉजेस ऑफ सेल इंजरी की एक सेपरेट वीडियो बना ली है, तो अगर आप इस वीडियो के बाद आप देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटियोलॉजी से। तो एटियोलॉजी होता है क्या? एटियोलॉजी क्या होता है? किसी भी डिजीज का इनिशिएटिंग कॉज होता है। इनिशिएटिंग कॉज को क्या बोलते हैं? एटियोलॉजी बोलते हैं, ठीक हो गया? और आपको पता है कि अगर एक सेल इंजर्ड होता है, सेल इंजरी की क्या कॉजेस हो सकती है? तो सेल इंजरी की मेजर कॉजेस क्या होती है आपको पहले बताया था, फिर भी बता देता हूँ। तो पहला जो कॉज होता है वो होता है ऑक्सीजन डेप्रीवेशन। ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हाइपोक्सिया, इस्कीमिया की फॉर्म में हो सकती है। दूसरा होता है फिजिकल एजेंट, तीसरा होता है केमिकल एजेंट, चौथा इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, पांचवा इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस होती है, छठा होता है जेनेटिक चेंजेस और लास्ट होता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। बाज़ औक़ात एजिंग भी सेल को इंजर्ड कर देता है, तो वो भी एटियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। तो किसी भी डिजीज़ का जो इनिशिएटिंग कॉज़ होता है तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम एटियोलॉजी बोलते हैं। कहते हैं कि जो एटियोलॉजी होती है, एटियोलॉजी को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया? एक होगा जेनेटिक और दूसरा होगा एनवायरमेंटल। तो इनिशिएटिंग कॉज़ होते हैं, इनिशिएटिंग कॉज़ को 2 में डिवाइड कर देते हैं, जेनेटिक और हम करवा देते हैं सॉरी ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो बता रहा था कि किसी भी डिजीज की जो इटियोलॉजी होती है, कॉजेज होते हैं, कॉजेज 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जेनेटिक, दूसरा होता है एनवायरमेंटल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक होता है जेनेटिक और दूसरा होता है एनवायरमेंटल होता है। अब जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक भी मजीद डिफरेंट टाइप का हो सकता है। इनहेरिटेड भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, म्यूटेशन, यानी इसका कॉज क्या हो सकता है? म्यूटेशन कॉज हो सकता है जेनेटिक का, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है? या कोई पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकता है कि जीन्स की वेरिएशन होती है और उन जीन्स की वेरिएशन की वजह से कोई ना कोई एसोसिएटेड डिजीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म ये जेनेटिक के अंदर आ जाते हैं, ठीक हो गया? जो म्यूटेशन आती है वो भी इनहेरिटेड हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है, ठीक हो गया? और पॉलीमॉर्फिज्म अभी इसको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो ब्रॉडली हमने 2 कॉज बताए हैं डिजीज के, जेनेटिक और दूसरा होता है एनवायरमेंटल होता है। एनवायरमेंटल के अंदर हम ब्रॉडली इसको 4 में डिवाइड कर देते हैं। एक है इन्फेक्शन, दूसरा हो जाएगा न्यूट्रिशनल एब्नॉर्मेलिटीज, केमिकल एब्नॉर्मेलिटीज, या केमिकल्स होते हैं, ड्रग्स वगैरह आ सकती है इसमें। और फिजिकल के अंदर क्या क्या आ सकता है? फिजिकल के अंदर आप कह सकते हो कि ट्रॉमा हो सकता है, मैकेनिकल ट्रॉमा आ सकता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो सकता है कि बर्निंग हीट या फ्रीजिंग कोल्ड, या सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है कि सी लेवल के ऊपर प्रेशर कितना होता है और हाई माउंटेन के ऊपर क्या होता है, एल्टीट्यूड पे क्या होता है, रेडिएशन की इंजरी, इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी, वो सारे हमने इसमें कवर करनी है। अब मैंने इसको यहाँ पर एब्रीविएशन से शो किया हुआ, तो एम से म्यूटेशन है, आई से यहाँ से क्या होता है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड होता है। तो ये सारे क्या होते हैं इसके डिजीज के क्या होते हैं कॉजेस होते हैं, ठीक हो गया? ओके, अब ये तो आपको मैंने बता दिया डिजीज के कॉजेस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पैराग्राफ में चलते हैं, वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस के अंदर आपने 3 इवेंट्स पढ़ने होते हैं जो डिजीज को लीड करते हैं। पहला जो इवेंट पढ़ना होता है वो आपने पढ़ना है क्या, कि सबसे बड़ा सेलुलर लेवल या सेलुलर इवेंट्स या सेलुलर मैकेनिज्म, इसके बाद बायोकेमिकल मैकेनिज्म और इसके बाद मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ठीक हो गया? असल में जो पैथोजेनेसिस होता है, पैथोजेनेसिस क्या करता है? एटियोलॉजी को जोड़ता होता है किसके साथ? मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ, ठीक हो गया? तो जो पैथोजेनेसिस वाला या जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो इनिशिएटिंग कॉज को जोड़ देती है मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी के साथ, या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ, ठीक हो गया? तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मॉर्फोलॉजी को जोड़ने वाला काम एटियोलॉजी के साथ कौन करता है? पैथोजेनेसिस करता है, ठीक हो गया?
पैथोजेनेसिस करता है। ठीक हो गया। तो एक डिजीज़ की एग्जांपल देता हूँ, एक डिजीज़ का नाम है सिस्टिक फिब्रोसिस है। सिस्टिक फिब्रोसिस आपको पता है कि सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर क्या होता है, CFTR प्रोटीन में म्यूटेशन आ जाती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर CFTR, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटरी प्रोटीन में मसला आ जाता है। ठीक हो गया। अब होता क्या है इसमें, इसमें क्या होता है, इसमें आपको सेलुलर लेवल और बायोकेमिकल लेवल और मॉर्फोलॉजिकल लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल। तो सेलुलर लेवल क्या होता है, आपके कौन कौन से सेल इन्फेक्ट होते हैं, जो हमारे एपिथेलियल सेल होते हैं, म्यूकोजल सेल होते हैं। बायोकेमिकल मैकेनिज्म क्या होता है, बायोकेमिकल मैकेनिज्म के अंदर होता ये है कि जो आपका क्या होता है, जो CFTR प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर मसला है, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग का, प्रोटीन की फोल्डिंग का मसला होता है। और एम से मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के अंदर क्या देखने को मिलता है, म्यूटेशन देखने को मिलती है। और इस म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट नहीं बोलते, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट में अंदर एक या दो बेस पेयर, लेकिन तीन नहीं, तीन हो जाए तो उसको फ्रेम शिफ्ट नहीं करते। तो एक या दो बेस पेयर ऐड या डिलीट हो जाते हैं और पूरे के पूरे फ्रेम को खराब कर देते हैं, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। इसके बाद चलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आपने क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन पढ़नी होती है। इन शॉर्ट आपने इसके अंदर एनाटॉमी पढ़नी होती है। ठीक हो गया। जो हर डिजीज के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ओके, हर डिजीज के लिए स्पेसिफिक होती है। ओके, तो ये हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को देखने के लिए आपको पता है कि लाइट माइक्रोस्कोप वगैरह, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोग्राफ वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद लास्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस या बायोकेमिकल चेंजेस या जेनेटिक चेंजेस या दूसरी हार्मोनल चेंजेस। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटीज होती है उनको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं। ठीक हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को हम इस तरह से कह सकते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को साइन और सिम्पटम, साइन और सिम्पटम का तो आपको पता है कि एक पेशेंट बताता है और एक हम खुद देखते हैं, तो ये साइन सिम्पटम हो जाते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा डिजीज की जो प्रोग्रेशन होती है, डिजीज की जो प्रोग्रेशन होती है, क्लिनिकल आउटकम क्या होगा कि ये बंदा रिकवर करेगा डिजीज से या नहीं है। जैसे किसी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, डायबिटीज़ खराब हो रही है या ठीक हो रही है। तो क्लिनिकल कोर्स या क्लिनिकल आउटकम जिसको आप प्रोग्नोसिस बोलते हो, तो प्रोग्नोसिस भी आप किससे देखते हो, प्रोग्नोसिस भी आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से देख लेते हो। तो ये हमारे बेसिक 4 पिलर्स होते हैं किसके अंदर, जनरल पैथोलॉजी के अंदर, जो आपने स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर अप्लाई करनी है। जनरल पैथोलॉजी नहीं बोलना चाहिए था, सिर्फ पैथोलॉजी। ठीक हो गया। तो ये पैथोलॉजी के 4 मेजर पिलर्स हैं जिनके बगैर पैथोलॉजी अधूरी है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है इस चैप्टर का नाम सेल इंजरी, सेल डेथ और सेल अडाप्टेशन। तो इसमें पहला जो चीज़ आती है वो है सेल इंजरी। तो पहले हम मिटा लेते हैं, तब तक आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी थोड़ी सी मजबूरी है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक फ्लो चार्ट वगैरह या कुछ स्केच वगैरह बना लेता हूँ। तो एक सिंपल सा स्केच बनाता हूँ। वो होता क्या है कि सपोज एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल, और जो होम्योस्टेसिस के अंदर पड़ा हुआ है। होम्योस्टेसिस यानी अपनी पूरी इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर पा रहा है। तो ये सेल होम्योस्टेसिस में है, होम्योस्टेसिस स्टेट के अंदर है। अब होगा क्या इसके बाद, इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं, थोड़ा इसको बैलेंस कर लूँ। ओके, तो सपोज एक सेल होम्योस्टेसिस में है। अब इस सेल के ऊपर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होती है जो अडाप्टेशन या इंजरी प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। तो पहले क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। ठीक है, स्ट्रेस आएगा। ठीक हो गया। अब डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेस कैसा है, शुरू में स्ट्रेस क्या होता है, माइल्ड होता है या रिलेटिवली सिवियरिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, या थोड़ी देर के लिए होता है। तो स्ट्रेस आएगा, अगर सेल के पास अडाप्ट करने वाली पावर है तो सेल क्या कर लेगा, अडाप्ट कर लेगा और उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेगा। ठीक हो गया, तो सेल अडाप्टेशन में चला जाएगा। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन अगर स्ट्रेस क्या होगा, अगर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव होगा या स्ट्रेस क्या होगा, परसिस्टेंट होगा, या मैं परसिस्टेंट लिख रहा हूँ, तो सेल वो अडाप्ट करने के बाद वो मजीद अडाप्ट नहीं कर सकता, उसकी अडाप्टेशन की लिमिट पूरी हो गई है, तो वो सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेल इंजरी। और सेल इंजरी इनिशियली क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि सेल वापस चला जाएगा अपनी नॉर्मल होम्योस्टेसिस की तरफ, जब हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को रिमूव कर लेंगे। लेकिन जब हम स्ट्रेस को रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रेस एक्सेसिव होगा, परसिस्टेंट होगा, हटेगा ही नहीं, तो वो रिवर्सिबल इंजरी क्या बन जाएगी, इरिवर्सिबल बन जाएगी। और जैसे ही सेल इरिवर्सिबल में पहुंचेगा, उसको वापस ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये इरिवर्सिबल इंजरी क्या करवा देगी, सेल की डेथ करवा देगी। और सेल की डेथ के कितने मैकेनिज्म होते हैं, 5 मैकेनिज्म होते हैं सेल की डेथ के। पहला अपोप्टोसिस, दूसरा नेक्रोसिस, और बाकी 3 माइनर होते हैं। लेकिन उनमें पायरोटोसिस, नेक्रोटोसिस और तीसरा होता है फेरोटोसिस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो ये पूरा मैंने स्केच बना दिया है सेल के बारे में। ठीक है, कि सेल का रिस्पॉन्स क्या होता है स्ट्रेस या इंजरी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। ठीक हो गया, तो ये पूरा स्केच बना दिया है। जबकि एक स्केच बना हुआ रॉबिन के अंदर, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, हम रॉबिन वाले स्केच को भी देख लेते हैं। अब रॉबिन के अंदर ये बना हुआ इस तरह से कि एक नॉर्मल सेल है, सपोज एक नॉर्मल सेल है और वो नॉर्मल सेल होम्योस्टेसिस के अंदर है। ओके, नॉर्मल सेल होम्योस्टेसिस के अंदर है। हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो नॉर्मल सेल एक होम्योस्टेसिस के अंदर है। अब होगा क्या, अब इस सेल के ऊपर क्या आया, पहले इनिशियली क्या आया, स्ट्रेस आया। स्ट्रेस स्ट्रेस अब स्ट्रेस आया तो सेल ने उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की कोशिश करनी है। स्ट्रेस होता है क्या, एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल, एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंटल चीजेस होती है जो सेल को खतरे में डाल देती है, जो सेल को थ्रेटन करती है। तो स्ट्रेस अप्लाई किया तो सेल किस में जाएगा, पहले कोशिश करेगा अडाप्ट करे, उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की कोशिश करे, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया, किसी भी मैकेनिज्म से अडाप्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो अडाप्ट ना कर सका, तो फिर क्या होगा, अगर अडाप्टेशन नहीं होती, ठीक हो गया, तो वो सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सेल की क्या हो जाएगी, इंजरी आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं सेल इंजरी। ठीक हो गया। या फिर सेल इंजरी डायरेक्ट भी हो सकती है। वो सेल इंजरी किस तरह से डायरेक्ट हो सकती है कि हमने सेल के ऊपर इंजीरियस स्टिमुलस अप्लाई किया, ठीक है, यानी वो स्टिमुलस ने सेल को फौरन ही डैमेज कर दिया, सेल को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल किसी का मैकेनिकल ट्रॉमा था या कोई फिजिकल इंजरी थी, रेडिएशन इंजरी थी, इलेक्ट्रिकल शॉक इंजरी थी, तो इस केस के अंदर इंजीरियस स्टिमुलाई अप्लाई करने से आपको अडाप्टेशन का वक्त मिलता ही नहीं है और सेल फौरन ही डैमेज हो जाता है। और आपको बताया था कि जो सेल की इंजरी है दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल के अंदर सेल का बचना तो मुश्किल है, लेकिन रिवर्सिबल के अंदर सेल वापस रिकवर कर सकता है जब हम स्ट्रेस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रेस को थोड़ा सा शामिल करेंगे कि या लिखेंगे कि या तो स्ट्रेस क्या होगा, माइल्ड होगा या ट्रांजिएंट होगा, थोड़े ड्यूरेशन के लिए होगा, तो ये वापस चला जाएगा। लेकिन अगर वो माइल्ड और ट्रांजिएंट नहीं हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर प्रोग्रेसिव था, तो वो किस में चला जाएगा, तो फिर ये इरिवर्सिबल की तरफ चला जाएगा। रिवर्सिबल के अंदर आपने क्या लिखना है, स्टिमुलस को या स्ट्रेस को सीवियर, प्रोग्रेसिव और परसिस्टेंट, ये 3 प्रॉपर्टी आपने ज़रूर लिखनी है, फिर ही आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये थोड़ा सा मेरा बाल पॉइंट भी खराब हो गया है। ओके, ठीक हो गया। तो इरिवर्सिबल, और जैसे ही इरिवर्सिबल हो गया तो सेल का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो नेक्रोसिस हो सकती है या एपोप्टोसिस वगैरह हो सकती होती है। तो ये पूरा स्केच मैंने बना दिया रॉबिन वाला और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब इस स्केच के अंदर कुछ बातें लिखी गई है। पहले बात क्या है, अडाप्टेशन के बारे में। अडाप्टेशन होती क्या है, अडाप्टेशन ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जैसे आप स्ट्रेस को रिमूव करोगे सेल वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ चला जाएगा, रिवर्सिबल होती है। और होता क्या, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल या मॉर्फोलॉजिकल अल्टरेशन होती है। ठीक हो गया, किसी न किसी स्टिमुलस के नतीजे में, चाहे वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, चाहे वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। इस अडाप्टेशन की वजह से क्या होता है, इस अडाप्टेशन की वजह से सेल एक न्यू स्टेट को अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से सेल आसानी से सर्वाइव कर सकता होता है। अब वो अडाप्टेशन क्या हो सकती है, सेल का साइज बढ़ जाए तो उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, सेल का नंबर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, या सेल का साइज और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाए तो उसको एट्रोफी बोलते हैं, सेल का फिनोटाइप ही चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल इसोफेगस के एपिथेलियम किस टाइप की होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, लेकिन अगर वो सिंपल कॉलमनर में डिफरेंशिएट हो जाए तो उसको बोलते हैं चेंज इन फिनोटाइप, जिसको मेटाप्लेजिया बोलते हैं। लेकिन जैसे ही स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो ये सेल वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अडाप्टिव रिस्पॉन्स की लिमिट रीच होगी, मतलब सेल मजीद हाइपरट्रॉफी नहीं कर सकता, वो स्ट्रेस खत्म ही नहीं हो पा रहा, या कभी कभार ऐसा होता है कि सेल को डैमेजिंग स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया, और सडन अप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सेल इंजर्ड हो जाता है। अब सेल इंजरी दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल भी होती है और इरिवर्सिबल भी होती है। ठीक हो गया। अब होता क्या आगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के अंदर आपको हमने वर्ड बताया था सीवियर, प्रोग्रेसिव, परसिस्टेंट, ठीक हो गया। और रिवर्सिबल के अंदर आपने याद रखना है माइल्ड, ट्रांजिएंट, ठीक हो गया, माइल्ड ट्रांजिएंट। इसकी एग्जांपल ये है कि शुरू में क्या होता है कि जैसे हम हार्ट के ऊपर लोड बढ़ाते हैं तो हार्ट अपने आप को हाइपरट्रॉफी कर लेता है, जो कि अडाप्टेशन होती है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई को कम कर दिया, ठीक हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, मसल्स के अंदर, हार्ट के मसल के अंदर पहले रिवर्सिबल इंजरी होगी, लेकिन आपने ब्लड सप्लाई को इतना ज़्यादा कम कर दिया, तब क्या होगी, इरिवर्सिबल इंजरी होगी। और इरिवर्सिबल से वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक हो गया। ओके। अब इसके बाद इरिवर्सिबल के बाद बारी आती है सेल की डेथ की। ठीक हो गया, सेल की डेथ की। और सेल की डेथ भी दो टाइप की होती है, एक होती है यहाँ पर नेक्रोसिस और दूसरी क्या होती है, एपोप्टोसिस होती है।
ओके, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। कुछ लोग कहते हैं कि ऑटोफेगी को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए। तो ऑटोफेगी असल में नहीं होती। ऑटोफेगी क्या है? ऑटोफेगी एक अडॉप्टिव रिस्पॉन्स होता है। एक अडॉप्टिव रिस्पॉन्स होता है ऑटोफेगी। ये सेल की डेथ नहीं होता, बल्कि ये सेल की डेथ करवा सकता होता है। ठीक हो गया? ये भी सेल की डेथ में आके लीड कर लेता है। लेकिन ऑटोफेगी क्या होता है? ऑटोफेगी ये अडॉप्टिव रिस्पॉन्स है, सेलुलर डेथ वाला मैकेनिज्म नहीं है। और ये कब स्टिमुलेट होता है, कब इनिशिएट होता है? जब न्यूट्रिएंट की क्या होती है? डेप्रीवेशन होती है, डिप्लीशन होती है। ठीक हो गया? तब कौन सा मैकेनिज्म होता है? ऑटोफेगी, जिसमें सेल अपने ही कंपोनेंट को खाना पीना शुरू कर देता है। ठीक हो गया? खाना पीना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो सेल की इंजरी होती है, तो सेल की इंजरी की वजह से क्या होता है? कुछ सेल के अंदर कुछ चीजें जमा होना शुरू हो जाती है, जिनको बोलते हैं इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। प्रोटीन की एक्युमुलेशन हो सकती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन की, कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की एक्युमुलेशन हो सकती है, जिसको ग्लाइकोजन बोल सकते हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहाँ पर सेल इंजरी होती है, जहाँ पर सेल डेथ होता है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन भी होती है। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर आपको ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल होता है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कैल्शियम लेवल क्या होता है? नॉर्मल होता है। लेकिन जो सेल डेथ हो रही, जो सेल मर रहे होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर कैल्शियम डेपोजिट होना शुरू हो जाता है। तो एक टाइप की कैल्सिफिकेशन होती है डिस्ट्रोफिक, और दूसरी टाइप की होती है मेटास्टैटिक। तो दो टाइप की कैल्सिफिकेशन होती है, डिस्ट्रोफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक हो गया? इनको भी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया, यहाँ पे हमने कवर कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। और कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, एक अच्छी सी मैंने फ्लो चार्ट बेस्ड वीडियो बनाई हुई है। तो आपने क्या करना, उस वीडियो को जाके देख लेना। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो फिर भी ज़रूर देख लेना। ठीक हो गया? तो यहाँ तक तो शुरू वाला मैंने पार्ट एक्सप्लेन कर दिया सेल इंजरी का इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तेज़ तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम का फुकदान है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।